हाय दोस्तों, मैं रंजन चौरासिया। ये सुपर मॉक टेस्ट पार्ट 2 का वीडियो है। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार बोर्ड 10th क्लास का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। अब देखिए 1921 में क्या हुआ था। तो 1921 में केरल के मालाबार तट पर मोपला जनजाति द्वारा मोपला विद्रोह किया गया था और इस विद्रोह का प्रमुख नेता अली मुसालियार थे। अब देखिए 1930 में क्या हुआ था। अंग्रेज नमक पर टैक्स लगा दिया था और इसी टैक्स को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 79 व्यक्तियों के साथ लगभग 322 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय कर डांडी पहुँचे और वहाँ जाकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हैं और उसी टाइम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करते हैं। इसके बाद आती है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था। तो साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में हुआ था। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगी कि डांडी किस जिला में पड़ा था। तो डांडी नवसारी जिला में पड़ता है। नवसारी जिला में डांडी पड़ता है। अब इसके बाद देखिए 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच दिल्ली में समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। पहला दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देते हैं और इन्हें गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए कहा जाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लेते हैं। कभी कभी क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ देगा डेट के साथ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, इसमें महात्मा गांधी नहीं गए थे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ही गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था और गांधी मान भी गए थे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी 7 सितंबर 1931 को भाग लेते हैं। 7 सितंबर 1931 को भाग लेते हैं और जाते हैं। जब गोलमेज सम्मेलन चालू होता है तो भीमराव अंबेडकर द्वारा अंग्रेज के सामने कुछ शर्त रख दिया जाता है, जिससे महात्मा गांधी नाराज होकर बीच में ही से उस सम्मेलन से निकल जाते हैं और पूना में चले आते हैं। पूना में चले आने के बाद महात्मा गांधी 1932 ईस्वी में इरवादा जेल जो पूना में है, इरवादा जेल पूना में है और यहाँ पर भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल करने पर मदन मोहन मालवीय के प्रयास से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखिए 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। और इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अब इसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त कर दिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण से संबंधित है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। सलीम अली को भारत का बर्ड मैन कहा जाता है, इन्हें पक्षी के प्रति बहुत प्यार था। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है, यह पर्यावरण से संबंधित नहीं है। इसके बाद देखिए जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है। तो जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। कार्बन के अपरूप 3 है, कार्बन के 3 अपरूप हैं।
हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और फ्लोरीन C60 के रूप में होता है और इसका आकार फुटबॉल की तरह होता है। हीरा का आकार चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट का आकार अष्टफलकीय होता है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग मुलायम होने के कारण, ग्रेफाइट को मुलायम होने के कारण स्नेहक के रूप में या सजावट के रूप में काम करते हैं। हीरा का उपयोग कांच काटने में, संगमरमर को काटने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो मेढक का हृदय में 3 भाग होते हैं। यह कथन सही है, मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मेढक जो सांस लेता है, जो त्वचा से लेता है और फेफड़ा से लेता है। जब पानी के अंदर मेढक होता है तो सांस त्वचा से लेता है। मेढक जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, इसलिए इन्हें उभयचर के नाम से भी जाना जाता है या एम्फीबिया के नाम से भी जाना जाता है। सांप है जो जीभ द्वारा सांस लेता है। इसके बाद देखिए मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यह कथन भी सही है। मोटर गाड़ी का उपयोग हेडलाइट के रूप में किया जाता है और मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। 18 मई 2010 को डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह भी कथन सही है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैगेटिका होता है। यह भी कथन सही है। इसके बाद देखिए NaHCO3 को खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। तो NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ देख लीजिए, सोडियम अगर HCO3 अगर लगा हुआ है तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। HCO3 अगर लगा रहे तो सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। जैसे में रहेगा KHCO3 तो इसको पढ़ेंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र रहता है Na2CO3 × 10H2O। अब इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 को × 10H2O को, या वाशिंग सोडा के भी नाम से भी जाना जाता है। Na2CO3 10H2O को IPAC नाम या पूरा नाम इसको पूछेगा, पूरा नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट नाम है। और Na2CO3 को गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो NaHCO3 का निर्माण ही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। Na2CO3 को गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का IPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद सोना पारा को कहते हैं। तो सफ़ेद सोना पारा को नहीं कहते, सफ़ेद सोना कहते हैं उसको प्लेटिनम को कहते हैं। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। प्लेटिनम का परमाणु संख्या 78 होता है और सबसे कठोर धातु अगर बात करें तो प्लेटिनम है। अगर बोले सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा रहेगा, लेकिन अगर पूछेगा सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम होगा। इसके बाद है पारा। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है और पारा का लैटिन नाम हाइड्रोजीरम है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। इसके बाद देखिए सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है। तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है। सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। अब देखिए सोना में तन्यता, सोना एक तो पहला बात स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और इसका परमाणु संख्या 79 है। सोना में तन्यता बहुत अधिक होता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक इसका तार खींचा जा सकता है सोना से। टाइटेनियम को भविष्य का धातु के नाम से जाना जाता है। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहते हैं। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, स्वच्छ मंडल को ही कॉर्निया कहते हैं। यह प्रोटीन और कोशिका से बना होता है। यह कथन सही है। स्वच्छ मंडल कॉर्निया नेत्र का भाग है। आपको अब आता है कि नेत्र का प्रतिबिंब किस पर बनता है। नेत्र में प्रतिबिंब किस पर बनता है। नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जो वास्तविक बनता है उल्टा बनता है और वास्तु से छोटा बनता है। नेत्र के बाहरी भाग को दृढ़ पटल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यह कथन भी सही है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है।
इसके बाद विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस को जनरेटर कहते हैं, ये भी कथन सही है। इसके बाद देखिए, इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए मैग्नीशियम का पतली परत चढ़ाया जाता है, यह कथन गलत है। इस्पात में जंग लगने से बचाने के लिए, इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाया जाता है, जस्ता की परत चढ़ाया जाता है, जिसे जस्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है, जस्तीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। जब लोहा में जंग लगता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अब लोहा में जंग क्यों लगता है? जब ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में लोहा आता है तो जंग लगता है। जंग से बचने के लिए पेंट भी लगाया जा सकता है, ग्रीस भी लगाया जाता है और जस्ता की परत भी चढ़ाया जाता है। ये तो यह कथन गलत है। इसके बाद देखिए, कूलाम प्रति सेकंड बराबर है, तो कूलाम प्रति सेकंड, तो देखिए Q/T किसका फार्मूला था? आई है जो विद्युत धारा है, तो किसके बराबर है? विद्युत धारा एम्पियर के बराबर है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है और विद्युतीय विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है, यह कथन सही है। सेरेब्रम को बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। एक होता है सेरेबेलम है जो मानव शरीर को संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद देखिए, टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है, यह भी कथन सही है। अब देखिए, पीएच मान 7 से अगर अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा और 7 से अगर कम होगा तो वह अम्लीय होगा और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। पानी उदासीन है, उसका पीएच मान 7 है। जैसे में NaCl, कभी कभी आपको से पूछ सकता है कि NaCl का पीएच मान कितना होगा, तो NaCl का भी पीएच मान 7 होता है। क्यों? HCl प्लस NaOH से जब अभिक्रिया करता है तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? NaCl, और जो यह उदासीन रहता है इसलिए इसका पीएच मान कितना होगा? 7। NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। अब आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने तैयार किया था, यह भी कथन सही का। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने तैयार किया था। मोसले ने आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया था। अब न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था, जो परमाणु संख्या उसको 20 तक ही लागू होता है और हल्के तत्व तक ही लागू होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक ही लागू होता है। और न्यूलैंड्स जिस समय आवर्त सारणी बनाया था उस समय 56 तत्व भी ज्ञात हुए थे और 56वां तत्व था जो था क्या? थोरियम था। और मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाया था तो वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था और उस समय तत्व की संख्या 63 थी और जो 63 थी उसका नाम था क्या था? बिस्मथ 63वां तत्व था। अब देखिए, राजस्थान की खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यह कथन भी सही है। राजस्थान की खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। असम के डिगबोई भी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, दास कैपिटल पुस्तक की रचना 1868 में हुआ था, यह कथन गलत है। दास कैपिटल पुस्तक की रचना जो हुआ था 1867 में हुआ था, दास कैपिटल पुस्तक की रचना। और दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में होता है और मृत्यु 1883 में होता है। 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु होती है। कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था दुनिया के मजदूर एक हो और वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने, यह कथन गलत है। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई, यह कथन सही है। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति लाया और 1924 में डेथ कर गया। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था, यह भी कथन सही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यह कथन सही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो देखिए कौन कौन मतलब राज्य से गुजरती है, तो आप याद करिएगा। गमछा, झार, मित्र, पर। ग से क्या चीज़ हो गया? गुजरात। एम से हो गया MP मध्य प्रदेश। छ से क्या चीज़ हो गया? छत्तीसगढ़। झ से क्या चीज़ हो गया? झारखंड। र से क्या चीज़ हो गया? राजस्थान। मी से कुछ हो गया? मिजोरम। त्रि से क्या हो गया? त्रिपुरा। अपा से क्या चीज़ हो गया? पश्चिम बंगाल। गमछा, झार, मित्र, पर। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है,
इसके बाद है कि भारत की सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। तो यह भी कथन सही है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर, लगभग 260 मीटर है। अब पूछा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर है, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। इसके बाद है यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यह भी कथन सही है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1983 में हुआ था, यह कथन गलत है। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में हुआ था। अगर अच्छा लगे तो पार्ट 3 भी लेकर आएंगे ज़रूर। और देखिए हम कोशिश करते हैं कि 4 ऑप्शन देते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इससे आपको जानकारी होता है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का आपको बता दिया जाता है, जितना ज़्यादा अधिक से अधिक बता दिया जाता है। तो तीसरा पार्ट आएगा जल्द ही। जय हिंद।